हेलो एवरीवन, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली क्लास यानी कि हमारी यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है अवधान यानी कि ध्यान, रुचि व थकान, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड फेटिग। ठीक है, थकान फेटिग को कहते हैं। ठीक है, और ध्यान हमारा किस चीज़ के लिए कितना हम ध्यान केंद्रित करते हैं, हम उस किसी चीज़ को कितनी अटेंशन देते हैं वो है। इसके अलावा किस चीज़ में हमारी कितनी इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड फेटिग, ये तीनों चीज़ें हमारी डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती हैं या फिर हमारी एजुकेशन को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, वो अब हम देखेंगे। यानी कि इन सब चीज़ों का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, साइड बाय साइड इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पे, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। जिनमें हमारा सबसे पहला आता है अवधान। ठीक है, यानी कि ध्यान लगा लीजिए या फिर आप यूँ कह लीजिए अटेंशन। अब अटेंशन, इन चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों की डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, तो उसी बारे में हम पहले देखते हैं कि अवधान का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कहूँ या दर्शन शास्त्री कहूँ, डम्बल, ठीक है, डम्बल ने ऐसा कहा था कि जो आपका अटेंशन है, अटेंशन इज द कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather than another। यानी कि उनके अनुसार क्या था कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण होना। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अटेंशन। हम किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हों, वो है हमारी अटेंशन। हमारा ध्यान उस चीज़ पे केंद्रित है, वो हमारी कहलाती है अटेंशन। ये है हमारी डेफिनेशन किस चीज़ की, अटेंशन की। अब हम देखते हैं अटेंशन और एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों में क्या सिमिलरिटीज है या फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे कि हम कहें कि कक्षा शिक्षण में ध्यान विघटन, मतलब ध्यान इधर उधर होना, ये सारी चीज़ें कम से कम छात्र में होनी चाहिए, और छात्रों के ध्यान का स्थायित्व बना रहे, इसके लिए शिक्षक को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मतलब क्लास में बच्चे कैसे हैं, उनका किस तरीके से अटेंशन बनी रहे, वो देखनी होती है शिक्षक को। यानी कि एक एजुकेशन देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें हमारे स्टूडेंट्स की अटेंशन को गैदर करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों की अटेंशन नहीं पा सकूंगी तो शायद मैं आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा सकती अपनी बातों को। जब आप मुझे अपना, मेरे ऊपर ही अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो ही मैं अपने शब्दों को, अपनी जो शिक्षा है उस चीज़ को आप तक पहुंचा पाऊंगी, तभी आप उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो अटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है कि हम कितनी अटेंशन दे रहे हैं हमारे टीचर को या फिर हमारे शिक्षक को। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्रॉपर एनवायरनमेंट, यानी कि प्रॉपर इन्वायरमेंट यानी कि उपयुक्त वातावरण हमें देना चाहिए। मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमें ये चीज़ समझ में आए कि हम अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाए। ठीक है, ये तो होना चाहिए उपयुक्त वातावरण। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हम ध्यान केंद्रित कर पाए। इसके बाद होना चाहिए हमारा मानसिक यानी कि मेंटल रेडीनेस। ठीक है, यानी कि हम मस्तिष्क मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए, यानी कि साइकोलॉजिकल हमें रेडी होना चाहिए। ठीक है, मेंटल रेडीनेस होनी चाहिए, फिर साइकोलॉजिकल रेडीनेस होना चाहिए हमारे में। इसको हम कहते हैं मानसिक तत्परता। मानसिक तत्परता, इंसान को हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, नए पाठ का प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को उसकी संक्षिप्त भूमिका तैयार कर देनी चाहिए और उसकी रूपरेखा अपने छात्रों के सामने बता देनी चाहिए, जिससे कि छात्रों का ध्यान केंद्रित उसकी तरफ हो जाए। उनके जो मेंटल है, जो मस्तिष्क में जो भी गतिविधियां हो रही है, उनको पहले से उसकी रूपरेखा के बारे में बताने से उनके अंदर उस चीज़ को जानने की इच्छा पैदा होती है और वो लोग
मेंटली रेडी हो जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। तो जब मेंटली रेडी हो जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए, फिर उसके बाद में शिक्षक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो अपने छात्रों को आगे का पढ़ा पाए या फिर समझा पाए। ठीक है, ये तो था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, वो है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, ये हमारा इंटरेस्ट है कि हम किस चीज़ को कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, रुचि ध्यान को जन्म देती है, एक तरीके से लगा लीजिए कि अगर आपने किसी चीज़ को जानने की रुचि है, आपने उस चीज़ को जानने का इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से सीखते हैं। तो रुचि क्या करती है, ध्यान को जन्म देती है, जिसके कारण हम उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है वो आता है उद्देश्य पूर्णता, यानी कि पर्पजिवनेस। ठीक है, अब किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ का उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों का कक्षा में ध्यान का विघटन कम से कम हो, इसलिए शिक्षक उन्हें नए पाठ्य वस्तु के जो भी नया सिलेबस, जो कुछ भी नया पाठ्य उन्हें पढ़ाने वाले हैं, उसके उद्देश्य के बारे में हमेशा अवगत करवाना चाहिए। अब मैं आप क्वांटिटी का कोर्स करवा रही हूँ, किस लिए करवा रही हूँ? आपको भी तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आप ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो हमें हमेशा जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उस चीज़ को सीखने का हमारा उद्देश्य बताना चाहिए, या फिर हमें उस चीज़ को जानना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ का उद्देश्य नहीं जान पाते तब तक हमें समझ में ही नहीं आता एक्चुअल में कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका उद्देश्य जान लेना चाहिए। ये तो था हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी कि उद्देश्य। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ सेंस मेंटल्स। ठीक है, अगर हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स का सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना है तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारे सेंस ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उनका अधिकतम प्रयोग संभावित तौर पे हमें करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है, पाठ्य विषय की स्पष्टता को जानने के लिए हमें उस चीज़ में हमारा सिक्स सेंस का यूज़ करना चाहिए कि अगर टीचर हमें कोई चीज़ पढ़ा रही है तो हम हमारे सेंस से ऐसा होता है कि बहुत सी बार कोई एक सिचुएशन समझा दी टीचर ने, लेकिन उस सिचुएशन से क्या क्या परिस्थितियाँ और निकल सकती हैं, या फिर हम उस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, या उसके विपरीत क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। उसके लिए हमारी जितनी भी ज्ञान केंद्रियाँ हैं उन सब से उनका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। ये तो था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब देखते हैं हमारा सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट है हमारा मोटिवेशन, यानी कि हमें उस चीज़ से क्या अभिप्रेरणा मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है। किसी चीज़ के लिए हमें कोई मोटिवेशन होता है तभी उस चीज़ पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर हमें किसी की अटेंशन के लिए भी हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन हमारा अटेंशन का नेक्स्ट पॉइंट है। फिर आता है करिकुलम प्लानिंग, यानी कि पाठ्यक्रम का हमें नियोजन करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें पता होना कि हमें कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, कितने कितने टाइम के लिए पढ़नी है, तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टीचिंग मेथड्स। टीचर को ना अलग अलग टाइप के टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन बनी रहे। ठीक है, पढ़ाई की ओर। फिर आता है हमारा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए एक उसका अर्थपूर्ण प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए सामने खुल के कि वो चीज़ क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर वो टीचर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी कि टीचर का किस तरीके का एटीट्यूड है, वो कैसे पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं आपको, उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है किसी भी स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करने के लिए। ठीक है, ये तो बात थी हमारी अटेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि हमारी क्या क्या अभिरुचियां हैं या फिर हमारी क्या क्या रुचियां हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्रो एंड क्रो के अनुसार कि अभिरुचि एक अभिप्रेरणात्मक शक्ति है। ठीक है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी एक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु
या फिर किसी भी क्रिया की ओर ध्यान देने में मदद करती है या फिर उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, वो है हमारी रुचि। अब अभिरुचि की क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर इंटरेस्ट की हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात इंटरेस्ट के बारे में ये है कि इंटरेस्ट हमें प्रेरणा शक्ति है एक, ठीक है, जो हमें प्रेरणा देती है अलग अलग चीज़ों को जानने की, सीखने की। ठीक है, और रुचि का संबंध वातावरण की वस्तुओं से होता है, इसलिए अभिरुचि सीखी जाती है। हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हमारा डेवलप कर सकते हैं, उस चीज़ को हम सीख सकते हैं। अभिरुचि एवं योग्यता में संबंध रहता है। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें उस चीज़ के योग्य होना पड़ता है, और जब हम योग्य होते हैं तभी हम योग्यता से ही उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट है तो हम योग्यता हासिल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जैसे अभिरुचि और ध्यान एक दूसरे से संबंधित है। किसी चीज़ में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम अटेंशन देंगे, और अगर हम अटेंशन दे रहे हैं तो हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट भी बन जाता है। अभिरुचि तथा अभिवृत्ति आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति को कोई क्रिया करने के लिए मानसिक तत्परता प्रदान करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्रियाएं करती हैं। ठीक है, यह अभिरुचि व्यक्ति की किसी विशेष घटना के प्रति अनुमति होती है, और वो उन घटनाओं को बहुत अलग दृष्टिकोण से देखता है। किसी एक घटना के कारण किसी भी स्टूडेंट में या फिर किसी भी पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अलग अलग उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये तो बात थी हमारी इंटरेस्ट की, यानी अभिरुचि की। अब हम देखते हैं बालकों की अभिरुचि एवं शिक्षा, यानी कि बच्चों में, चिल्ड्रंस में इंटरेस्ट कैसा हो सकता है और उनका एजुकेशन किस टाइप से उस इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। जो सबसे पहली चीज़ है इसमें कि हमें खेलने की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए किसी भी बच्चे में इंटरेस्ट या उसकी एजुकेशन को प्रभावित करने के लिए। छोटे बच्चों को अगर हम खिलौने की मदद से कुछ सिखाते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं खिलौनों से, या फिर खेल खेल में, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो वो क्या है, खेल के प्रति उनका इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है, साथ में पढ़ाई भी उनको आ जाती है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है वो आपका नोन टू अननोन, यानी कि किसी चीज़ को जानने से सफ़र शुरू करना चाहिए कि हाँ आपको ये पता है, फिर ये पता है, फिर नहीं पता तक हमें जाना चाहिए। तो जो नहीं पता आता है ना, वहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट जागता है कि मुझे ये चीज़ पता है, ये क्यों नहीं पता। तो वो जो नहीं पता है उसे जानने की कोशिश करता है, और वही उसके एजुकेशन में उसको बहुत मदद करती है। फिर शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री, कुछ टीचिंग मेथड्स भी यूज़ होने चाहिए किसी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए। अलग अलग टाइप का टीचिंग मेथड, जैसे कि अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाइए, प्रेजेंटेशन, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। अरे ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। अलग अलग टाइप के अगर हम टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हम उस बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी रुचि उस चीज़ में डेवलप कर पाते हैं। इसके अलावा किसी भी एक टीचर का व्यवहार, ठीक है, वो किस तरीके से उस स्टूडेंट से बात कर रहा है, किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है, वो सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करती है। अगर कोई टीचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से अच्छे से बात करता है, तो वो बच्चा भी उस टीचर के साथ साथ उसके सब्जेक्ट को भी लाइक करने लगता है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी बच्चे के अंदर उसकी अटेंशन को गेन करने का, या अटेंशन को बढ़ाने का, या फिर उसका इंटरेस्ट को बढ़ाने का। फिर आता है आपका करिकुलम, आपका पाठ्यक्रम भी उसको ऐसा इंटरेस्टेड लगना चाहिए ताकि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट करे। विषय सामग्री का जीवन के संबंध, रिलेटिवनेस ऑफ मटेरियल टू द लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ में वो जो शिक्षण विधियाँ हैं या फिर शिक्षक की जो मटेरियल्स हैं उन सब का क्या क्या रोल है, किस तरीके से वो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक स्वयं एक आदर्श बने। अगर टीचर आपका खुद को ऐसे लगता है कि आपका टीचर आपका रोल मॉडल है, तो आप उसको देखकर चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। आप किसी भी शिक्षक से प्रभावित होते हो तो उसके सब्जेक्ट से भी प्रभावित हो गए, और सब्जेक्ट से प्रभावित होते हैं तो हम उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम उस सब्जेक्ट में ध्यान अच्छे से केंद्रित कर पाते हैं, और ध्यान अच्छे से केंद्रित कर पाने के कारण हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी हो पाती है। तो अब तक तो हमने देख लिया ध्यान के बारे में और रुचि के बारे में, ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं और ये हमारे एजुकेशन के लिए
क्यों ज़रूरी है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, अब आती है हमारी बात थकान की यानी कि फेटिग की। ठीक है, थकान को हम क्या कहते हैं, फेटिग। ठीक है, ये है हमारा फेटिग। फेटिग बहुत सी बार फेटिग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चक्कर आना, गिर जाना। ठीक है, थकावट के कारण ये चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं सिम्टम्स इसके। ठीक है, थकावट होती है। ठीक है, थकान यानी कि थकावट, ये सारे दिन काम करने के बाद जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया तो मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसको हम थकान बोल देते हैं। अब बोरिंग, लैम्पफेल्ड एवं अन्य लोगों के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, लगातार कार्य करते रहने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी आ जाती है, जिसको हम थकान कहते हैं। मतलब अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हो तो वो क्या है, काम करते करते आपकी जो कौशलता है, कुशलता है, उस चीज़ों में कमी आने लगती है, उसको हम कहते हैं थकान हो गई है। किसी कार्य को रेगुलरली करते रहेंगे तो उस कार्य में आपको थकावट होने लगती है। जब थकावट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फेटिग। ठीक है, अब थकावट के कुछ लक्षण होंगे अलग अलग। ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण हैं या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। उसमें क्या आता है आपका, विशेषताओं में कार्य को आगे जारी रखने में अनिच्छा होती है। मतलब हम जो चीज़ भी कर रहे हैं, अगर हमें उस चीज़ से थकावट हो रही है तो हम उस काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा ही नहीं होती है। या और इसके अलावा कार्य दक्षता में कमी का अनुभव, उस कार्य को किस प्रकार से हम पहले कर पा रहे थे, कितनी निपुणता से कर पा रहे थे, उस चीज़ में हमारी कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे अंदर हमें हमारी शारीरिक शक्तियों में कमी लगती है, हमारा शरीर थका थका लगता है, हम उतने एक्टिव नहीं हो पाते जितने हम पहले होते हैं। ठीक है, तो फेटिग मोस्टली आपकी अटेंशन भी कम कर देता है, उस चीज़ में आपकी रुचि भी कम हो जाती है। फिर शारीरिक क्रियाओं में अनियमितता तथा शरीर अंगों में ऐंठन होना। क्या होता है थकान में, जो हमारी नित्य प्रतिक्रियाएं हैं ना, उस चीज़ों को, उन काम को करने के लिए हम टालमटोल करने लगते हैं। मतलब हम जब थक जाते हैं तो हम उस कार्य को नहीं करना चाहते और हमारा शरीर भी दुखने लगता है, दर्द होता है, तो वो होती है हमारी थकान। अब देखा जाए तो फेटिग के इसके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अब फेटिग में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो फेटिग कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। एक तो है हमारा शारीरिक यानी फिजिकल, और दूसरा है मेंटल यानी कि मानसिक। ठीक है, अब कोई शारीरिक रूप से थक गया है तो उसका शरीर थका हुआ होगा, कोई मानसिक रूप से थका है तो उसको मस्तिष्क में थकावट होने लगती है। शारीरिक थकान का संबंध मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंगों से होता है, मांसपेशियों से होता है। ठीक है, जबकि मानसिक थकान इसके हमारा जो मस्तिष्क है उससे संबंधित होता है, जिसमें हमें किसी चीज़ को चिंतन करने की, तर्क वितर्क करने की शक्तियों में कमी लगती है। हम जब थक जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या, हम वैसे तो नॉर्मली हम ठीक हैं, पर हमारा अगर हम मेंटली थक गए हैं तो हम कोई कुछ बोले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके साथ बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, या फिर उस बात के लिए हम कुछ सोचते नहीं हैं, कोई चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसके अलावा जब हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐंठन होना शुरू हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, बैक पेन होगा, हेडेक होगा, अलग अलग टाइप की हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डियों में, हाथ पैर में, वो है हमारा शारीरिक थकान। ठीक है, अब थकान के कारण हो सकते हैं। अब थकान किस कारण से हो रही है, आपके फेटिग का क्या कारण है, वो सारे कारण हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला कारण है वो है हमारे अंदर कार्बोलिक एसिड या फिर कुछ केमिकल्स की कमी आ जाती है, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण हमारा शरीर थक जाता है। हमारे व्यक्ति में कार्य करते रहने से उसके शरीर में कार्बोलिक एसिड उत्पन्न हो जाती है और कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिनके कारण हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ होने लगते हैं, जिससे हम वो थकान पैदा करते हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोडक्ट है, सम टाइम वो प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म हो जाता है रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, कि हमारे बॉडी के अंदर थकान पैदा हो जाती है। ठीक है, वो हमें
थका देते हैं, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है थकान का? विश्राम ना करना, ठीक है, नींद पर्याप्त ना लेना, ढंग से ना सोना, किसी कारणवश हम रात को सो नहीं पाते, काम ज़्यादा होता है तो अगले दिन हमारे शरीर को क्या थकावट महसूस होती है। इसके अलावा कुपोषण एवं असंतुलित आहार, माल न्यूट्रिशन, अगर हम बैलेंस डाइट ना लें तो हमारी बॉडी थकी थकी रहती है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की कमी आ जाती है, वो है कुपोषण, ठीक है। और नेचर ऑफ द वर्क, बहुत सी बार हम कौन सा कार्य कर रहे हैं उस कार्य का नेचर कैसा है वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है तो भी हमें थकावट होने लगती है। इसके अलावा अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती हैं। थकावट क्यों होती है? आप नॉर्मली जाते हैं कहीं पे, बाई चांस बारिश हो गई या फिर और कुछ हो गया, कोई अलग से कुछ नया एनवायरनमेंट बन गया तो उसके कारण से भी आपको थकावट हो जाती है। या फिर आप एक्सरसाइज ना करें, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपके शरीर में थकावट हो जाती है। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर कुछ अनप्लीजेंट इमोशंस का भी अगर उतार चढ़ाव हो रहा है, कुछ नया आपके शरीर में हो रहा है तो भी आपकी बॉडी को थकावट महसूस होने लगती है। बहुत सी बार हम काफ़ी लंबे टाइम तक अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी को थकावट महसूस होती है। तो हमें कार्य कितनी अवधि तक करना है वो भी हमारी बॉडी की थकावट को प्रभावित करता है, यानी कि वो भी हमें थकावट को बढ़ाने वाले लक्षणों में एक आता है, हमें कितने ड्यूरेशन के लिए कोई कार्य करना चाहिए। अब थकावट को अगर हम गलत तरीके से खड़े होते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे करके खड़ी हूँ काफ़ी टाइम तक रहूँ तो मेरे कंधों में दर्द होने लगेगा, तो उससे क्या मेरी बॉडी थक जाएगी। तो हमारा जो पोस्चर होना चाहिए वो भी सही करेक्ट होना चाहिए ताकि हम ना थकें, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर की बनावट, हम किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं। बहुत सी बार हमारा गलत पोस्चर हमें थकावट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब कक्षा में थकावट कैसे हो सकती है या हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, ये तो हमने कारण देख ली कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं थकावट के। अब अगर हमारी क्लास में थकावट है किसी को तो उस चीज़ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक पहला क्या है, कक्षा में बैठने का त्रुटिपूर्ण प्रबंध। अब इम्प्रॉपरली अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो बच्चों में थकावट हो जाती है। अगर बच्चे नीचे बैठे हैं, ऐसे झुक के बैठे हैं या फिर क्लास में ऐसे फैल के बैठे हैं तो वो गलत पोस्चर होगा, उनका गलत सीटिंग अरेंजमेंट उनको थकावट की तरफ लेके जाएगा, जिसके कारण उन्हें नींद आने लगेगी या फिर वो थका हुआ महसूस करेंगे, उनमें इंटरेस्ट की, उनमें अटेंशन की कमी आ जाएगी। इसके अलावा शुद्ध वायु एवं प्रकाश की कमी, अगर कंजस्टेड सी क्लास है, उसमें कोई वेंटिलेशन का वो नहीं है, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, ना ही तो उस क्लास में वेंटिलेशन है, ना अच्छी हवा आ रही है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो, और ना प्रॉपर लाइट है, तो उसके कारण क्या है, लोगों में थकावट होती है, तो उनमें नींद आने लगती है उन्हें, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हमें हमारे क्लास को कैसा करना चाहिए, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, उसमें लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से लगे होने चाहिए ताकि बच्चों का पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान केंद्रित हो, अटेंशन आए उनमें। इसके अलावा अगर हम क्लास में हमारा नॉइजी इन्वायरमेंट है, ठीक है, बच्चे शोर करते रहते हैं तो अटेंशन तो आएगी ही नहीं, उनका ध्यान शोर में रहेगा सारा, पढ़ाई में कैसे हम ध्यान लेके जाएंगे। तो हमें क्या, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे शांत रखना चाहिए और इंटरेस्टपूर्ण बनाना चाहिए, उसे कुछ इंटरेस्टिंग कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिफॉर्मेलिटीज़ या फिर डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी बच्चे के अंदर जिसके कारण भी उसको थकावट आए, ठीक है। ये तो बात थी हमारे इस चैप्टर की। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा 6th चैप्टर वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ, आप सब लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि KVS के फॉर्म्स निकल चुके हैं जिनमें आपका 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। अगर आप भी अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी मिल जाए तो प्लीज़ अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए और आगे के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए।
वो आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ उनसे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।